स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर है अपना आयोनिक। पहले आज मैं आप लोगों को पूरा चीज बताऊंगा एक्चुअली चैप्टर के अंदर है क्या, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन इसको एक्सप्लेन अच्छे से प्रॉपर करेंगे। चैप्टर दे रहा है अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम। चलो ये चैप्टर है। सबसे पहले अगर दिमाग में अगर आ रहा होगा ना, अगर सबके आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहा होगा तो सबसे पहले दिमाग में घूमता है सर इक्विलिब्रिया क्या है, इक्विलिब्रिया क्या होता है। तो आप लोग बताओ ना, आप किसको पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम का, हाँ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है जनरली। देखो इक्विलिब्रियम में आप दो चीजों के बारे में आप ध्यान रखो। दो टाइप के अपने इक्विलिब्रियम्स होते हैं, दो टाइप के अपने पास इक्विलिब्रियम होते हैं। एक जो इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, और एक इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और हमको केमिकल से ही आयोनिक के बारे में पता चलता है। फिजिकल और केमिकल दो टाइप के अपने इक्विलिब्रियम मिलेंगे। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जहां पे रेट ऑफ, जहां पे आपका रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन अगर दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब आइस है उसको आप वेपर में कन्वर्ट करो और वही वेपर को रिटर्न आप ठंडा करके आइस में लेके आओ, वो मिडल जो पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो दो चीज हो गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी एक सर्टेन पॉइंट पे आके कोइंसाइड होते हैं, उस चीज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आपका समझ लेना, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल और केमिकल। अब जैसे मैं केमिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो कहने का मतलब कि जैसे मेरा ये पकड़ लो, यहाँ पे मेरे पास NaCl दिया हुआ है, इसको मैं पानी में डालता हूँ, वो मुझे देगा। अगर मैं इसको रिवर्सिबल की बात करूँ, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये मुझे NaOH देगा और उसके साथ HCl को बाहर निकालेगा। तो मतलब ये फॉरवर्ड, ये यहाँ पे देखो तो ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है, यहाँ पे आप देखो तो ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और ये वाला अगर आप देखो तो ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है, ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड एक सर्टेन पॉइंट पे आके कोइंसाइड होंगे तो उसको अपन बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब आयोनिक इक्विलिब्रिया का मतलब क्या होता है, तो आयोनिक का मतलब अगर दिमाग थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा। आयोनिक में क्या होता है कि जैसे मेरा ये NaCl है, अगर मैं इसको H2O में अगर मैं डालता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, ये मुझे Na प्लस देता है और साथ में Cl माइनस देता है। ध्यान रखना, ये Na प्लस देगा और साथ में Cl माइनस देगा। तो जब Na प्लस और Cl माइनस देगा मतलब ये आयोनाइज्ड हो गया ना। नमक को पानी में डाला तो दो, मतलब दो चीजें मिल गई, ये आयोनाइज्ड हो गया। अभी ये आयोनाइज्ड हुआ कैसे, और इसी चीज को अपन आयोनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। आयोनाइज्ड हुआ कैसे, कहने का मतलब कोई भी सॉल्ट कंपाउंड होता है, कोई भी सॉल्ट होता है, जब आप उसके उसको एक्वस सोल्यूशन या उसको सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हो, तो डिसॉल्व करने के बाद सॉल्ट से बन रहा है क्या, आयन। तो आयन और उसके सोल्यूशन के बीच में भी कुछ इक्विलिब्रिया सेट होता है, आयन उसके सोल्यूशन के बीच में भी कुछ इक्विलिब्रिया सेट होता है, और उसी पॉइंट को अपन बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया। उसी पॉइंट को अपन बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया कहता है। ये आप याद रखना, ये आप याद रखना। तो आपको मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया, फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, आयोनिक क्या होता है वो भी बता। आयोनिक मतलब होता है, देखो द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनिक स्पीसीज इन सोल्यूशन। मतलब आयोनिक ये आयंस हो गए, उसका सोल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम सेट होता है, कांस्टेंट सेट करता है, तो उसी चीज को अपन कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। क्लियर है। देखो सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट है, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो कन्वर्ट होगा आयंस में। तो वो जो आयन जब आयन में जब कन्वर्ट होगा तो आयन भी तो सोल्यूशन के अंदर ही होगा ना, वो आयन भी तो तुम्हारा सोल्यूशन के अंदर ही होगा, नमक के पानी में ही होगा। तो सोल्यूशन और आयन के बीच में कुछ पॉइंट्स कोइंसाइड होती है, उसी पॉइंट को अपन कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया कहते हैं। क्लियर है इतना, हाँ कि ना, पहले बता दो क्लियर है। चलो अब ये पहला स्लाइड अपना हो गया, मैं आपको दूसरे दूसरे स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूँ। पहला स्क्रीनशॉट अपना डन। चलो अभी हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी जो दूसरा कॉन्सेप्ट आखिरकार इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया बार बार आ रहा है, तो अपने पास यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट उधर का ही है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं,
इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट में आपको मैंने पहले भी बताया था, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जहां पे क्या होता है ना, जहां पे पार्शियली डिसोसिएशन होता है, जहां पे पार्शियली डिसोसिएशन होता है, या वहां पे आप बोल सकते हो जहां पे पार्शियली आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन होता है। कंप्लीट यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्शियल की जगह पे यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यहाँ पे ना लेस अमाउंट अगर हम देखें तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ आयंस होते हैं, आयंस होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बोलें तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस होता है, आयंस होते हैं। अब एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो सारे के सारे होते हैं ना, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जितना भी आपका वीक एसिड होता है, वीक एसिड, और जितना भी आपका वीक बेस होता है, वीक बेस, वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और जो स्ट्रॉन्ग एसिड या जो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या जो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका इंडिकेशन याद रखना, वो नियर वो ना कंप्लीट रिएक्शन होता है, वो कंप्लीट रिएक्शन होता है। कंप्लीट रिएक्शन का मतलब आपको दिमाग में रखना है सिर्फ वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शनल होता है। और ये क्या होता है ना, ये इनकम्प्लीट होता है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है। इनकम्प्लीट रिएक्शन का मतलब क्या, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है। देखो ऐसे, अब अगर एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास HCl पड़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेरे पास अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास NaOH पड़ा है जो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वीक एसिड की बात करूँ तो मेरे पास एसिडिक एसिड पड़ा हुआ है जो कि वीक एसिड है। मेरे पास NH4OH पड़ा है जो कि वीक बेस है। तो ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है, दो चीज आपको दिमाग में रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट करता है। स्ट्रॉन्ग मतलब जहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन या तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है या तो एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस होता है। जो भी स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है, स्ट्रॉन्ग वाला बेस है, वो अपने को स्ट्रॉन्ग के अंदर आएगा। जो भी वीक एसिड, वीक बेस होगा, वो अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा। जैसे एक मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, जैसे HCl है ना, HCl, जब आप HCl को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, HCl को जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो सीधा सीधा वो आपको H प्लस देगा और साथ में आपका Cl माइनस देगा। देखो वन डायरेक्शनल है, एक सिंगल एरो, कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट आयोनाइजेशन। वैसे ही अगर अपन यहाँ पे एसिड को अगर उठाते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं एसिड को उठाता हूँ तो जब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो ये हमेशा रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये वीक है। अब जैसे ही वीक होगा तो ये अपने को देगा CH3CO माइनस देगा और साथ में H प्लस निकालेगा, तो ये वीक हो गया। सिंगल एरो हो गया तो मतलब कंप्लीट हो गया रिएक्शन, डबल एरो मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड घूमेगा। क्लियर है? डाउट है तो पूछो पहले। क्लियर है क्या सबको? बोलो जल्दी। हाँ चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। अब हम बात जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी बार बार डिसोसिएशन 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 आ रहा है तो एक दिमाग में एक चीज निकल जाती है सर, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कहते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। आखिरकार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि समझो मैंने कोई नमक लिया, जैसे कि मैंने नमक लिया, नमक को मैंने पानी में डाला, तो पानी में डालने के बाद मुझे पता है पूरा का पूरा नमक डिसॉल्व हो रहा है, मुझे पता है पूरा का पूरा नमक डिसॉल्व हो गया। कभी कभी कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, कभी कभी कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जब आप उसको पानी में डालोगे तो कुछ ही पार्ट डिसॉल्व होगा, थोड़ा ही पार्ट डिसॉल्व होगा, बाकी का पार्ट नीचे आपका बच जाएगा, बाकी पार्ट आपका नीचे बच जाएगा, मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही कहता है, number of moles dissociated, dissociated, number of mole dissociated upon total number of moles taken, total number of moles taken। मतलब आपने कितना लिया था और उसमें कितना डिसोसिएट हो गया, आपने मतलब कितना लिया और उसमें कितना डिसोसिएट हो गया, उसी फैक्टर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। क्लियर है सबको? बताओ जल्दी, क्लियर है?
अरे हाँ ना, क्लियर है। फिर एक होता है हाँ, परसेंट डिसोसिएशन एक होता है, परसेंट डिसोसिएशन होता है। परसेंट डिसोसिएशन तो बहुत इजी है, तो कुछ करना नहीं है अपने को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया अल्फा, तुरंत मल्टीप्लाई बाई 100, जो भी निकल कर आया आपका वो परसेंट डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका काम आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर आपका ये काम आएगा। तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ये भी अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बाद में जब हम इसका न्यूमेरिकल जब करेंगे तो मैं आपका इसका यूनिट यूनिट जो भी था वो मैं आपको बता दूंगा। अगला टॉपिक अपने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं फैक्टर। फैक्टर, अब ये तुम लोग मुझे बताओगे फैक्टर्स। अब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिसोसिएशन बढ़ाता है, बताओ तुम लोग। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिसोसिएशन बढ़ाता है मेरे पास? हाँ, चलो सबसे पहला फैक्टर आ गया अपना कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। चलो ये बराबर पता चल गया अपने को। डाइल्यूटेड सोल्यूशन है और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड डिसोसिएशन बहुत फास्ट करेगा। दूसरा फैक्टर बताओ, कोई दूसरा फैक्टर बताओ, जल्दी बताओ कोई। चलो टेम्परेचर बराबर बता दिया इसने, टेम्परेचर बता दिया। कोई सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पे है, कोई सोल्यूशन हॉट कंडीशन में, दोनों में अगर मैं कुछ डालता हूँ तो हॉट में जल्दी डिसोसिएशन होगा। तीसरा फैक्टर बताओ, तीसरा फैक्टर जल्दी बताओ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट की बात कर सकता हूँ। अब नेचर ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं नेचर ऑफ सोल्यूट की बात करूँ, सीधी सी बात है कि मेरा सॉल्वेंट का जो स्टेट है, ध्यान दो, मेरा सॉल्वेंट का स्टेट है, अगर वो सोल्यूट के स्टेट से मैच करता है तो जल्दी डिसोसिएशन होगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरा मिल्क है, अगर मेरा मिल्क है उसको मेरे को वाटर में डिसॉल्व करना है तो जल्दी होगा, क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है। बराबर है। मेरा नमक है और मेरे को उसको पानी में डिसॉल्व करना है, थोड़ा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू स्टेट। हमेशा वहां पे नेचर ऑफ सोल्यूट का स्टेट सॉल्वेंट के स्टेट के अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। क्लियर है? बताओ जल्दी हाँ कि ना। और एक चीज आपको ये भी देखना है कि जो नेचर ऑफ सल्यूट में आपको ये देखना है कि सल्यूट जो रहता है ना, सल्यूट का अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टलाइन बात करते हैं और अमॉर्फस की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन बात करें और अमॉर्फस की बात करें, बताओ जल्दी डिसोसिएट कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन होगा कि अमॉर्फस होगा? बताओ जल्दी। अमॉर्फस डिसॉल्व नहीं होता भाई। अमॉर्फस कैसे? आप आटा लो, उसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करो, डिसॉल्व होगा क्या? आटा पानी में डिसॉल्व होता है क्या? डिसॉल्व होगा ही नहीं वो, नहीं होगा। हाँ, आटा पानी में डिसॉल्व होगा नहीं। तो हमेशा याद रखना, आपको जो भी सल्यूट जो रहेगा वो क्रिस्टलाइन होना चाहिए, वो भी परफेक्टली ऑर्डर्ड होना चाहिए, तो फटाफट फटाफट आपका डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये याद रखना आपको। चौथा जो पॉइंट है वो है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, नेचर ऑफ सल्यूट के बारे में जब डिस्कस किया तो सीधी सी बात है, सॉल्वेंट के बारे में भी आराम से हो जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा NaCl है, अगर मेरा सॉल्ट है, अगर मैं इसको अमोनिया में डिसॉल्व कराता हूँ, अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में लेकर डिसॉल्व कराता हूँ, या तो मेरे पास NaCl है, इसको मैं वाटर में डिसोसिएट करा रहा हूँ, बताओ जल्दी डिसॉल्व कहाँ पे होगा? अमोनिया में कि वाटर में? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली वाटर में। यहाँ पे फास्ट डिसोसिएशन होगा, और यहाँ पे भी डिसोसिएशन होगा, बहुत बोलते हैं ना, थोड़ा लेट होगा, स्लो डिसोसिएशन होगा यहाँ पे। कंडीशन क्या है पता है? कि सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट वो हमेशा याद रखना, सॉल्वेंट आपका ना पोलार होना चाहिए। सॉल्वेंट अगर पोलार है ना तो परफेक्ट आयोनाइजेशन देगा, फटाफट फटाफट आपका आयोनाइजेशन होगा, और आपका डिसोसिएशन आपको वहां से फास्ट देगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, सॉल्वेंट हमेशा पोलार होना चाहिए। देखो चार फैक्टर था। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पकड़ लो, सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा तो डिसोसिएशन आपका फास्ट होगा। बराबर है। उसके बाद सेकंड है आपका टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो भी डिसोसिएशन फास्ट होगा। सल्यूट की बात करें तो सल्यूट अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब परफेक्टली अगर ऑर्डर्ड सल्यूट है, तो भी वो डिसोसिएशन। और अपने को ये भी याद रखना है कि सल्यूट की क्वांटिटी हमेशा लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बट याद रखना वो पोलार होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और वो पोलार होना चाहिए। किसी को डाउट है तो पूछो, अभी भी डाउट है किसी को? सो सोहम, डाउट है कुछ? चलो ये वाला भी हो गया अपना कॉन्सेप्ट। अब मेन कॉन्सेप्ट का आता है, या आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं एसिड बेस थियरी। एसिड बेस
थियरी। अभी एसिड बेस थियरी के हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग चीजों के बारे में सब लोग ने बताया था, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ वो भी। सबसे जो पहला जो साइंटिस्ट आया था ना, सबसे पहला फर्स्ट जो साइंटिस्ट निकल के आया था, जिसका नाम था अरेनियस, नाम सुना होगा आपने, अरेनियस। अरेनियस गया ना, तो अरेनियस के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लॉरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड। तीसरा जो साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लुविस, इसका नाम था लुविस, लुविस एसिड बेस। तो ये अलग अलग चीजें, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, लोगों ने अपने अलग अलग अजम्पशंस दिए, लोगों ने अपने अलग अलग अजम्पशंस दिए। अरेनियस क्या बोल रहा था, अरेनियस, अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है अरेनियस के हिसाब से। तो अरेनियस ने क्या बोला, सर जिसके अंदर H प्लस कंटेन करता है, जो H प्लस, याद रखना, जो H प्लस कंटेन करता है, कंटेन करता है वो एसिड होता है। और ये बोलता है जो OH माइनस कंटेन करता है, जो OH माइनस कंटेन करता है वो बेस होता है। ये अरेनियस ने बता दिया। जैसे अरेनियस के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका HCl एसिड है, यहाँ पे अगर मैं HNO3 डालूंगा वो एसिड है क्योंकि H आ रहा है, यहाँ पे मैं H2SO4 डालूंगा वो भी एसिड है। अभी मैं बेस की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास NaOH बेस हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CaOH ट्वाइस दे रहा है, ये वाला भी बेस हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे KOH की बात करूँ तो भी बेस हो गया। OH आना चाहिए बस। लेकिन ये थियरी फेल हो गया। कहाँ पे फेल हुआ, अगर मैं बोलता हूँ अमोनिया, अगर मैं बोलता हूँ अमोनिया, अमोनिया क्या है, एसिड है कि बेस है, तो इसके हिसाब से क्या आना, अकॉर्डिंग टू अरेनियस के हिसाब से ये एसिड हो गया, अकॉर्डिंग टू अरेनियस के हिसाब से ये एसिड हो गया। बट एग्जैक्टली ये एसिड नहीं होता, अमोनिया एसिड कभी नहीं होता। अमोनिया, अमोनिया एसिड नहीं होता, अमोनिया हमेशा बेस होता है। वो आगे के साइंटिस्ट ने अपने को बताया था। देखो ये करेक्ट है अपना, फिर से देखो। अरेनियस के हिसाब से एसिड का मतलब क्या होता है कि जो H प्लस कंटेन करता है, जिसमें H प्लस आता है वो एसिड होता है। बेस मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर OH माइनस आता है वो बेस होता है। तो देखो ना, इधर H आ गया, इधर H आ गया, इधर H आ गया, एसिड हो गया। इधर OH आ गया, इधर OH आ गया, इधर OH आ गया, बेस हो गया। लेकिन थियरी फेल हो गया। किधर फेल हुआ, अमोनिया के रिस्पेक्ट में फेल हो गया। वो बोला है सर अमोनिया में H आ रहा है, ये तो एसिड होगा। लेकिन ये तो ऐसा होता नहीं, अमोनिया एग्जैक्टली एक्चुअली बेस्ड होता है। तो ये आके अरेनियस यहाँ पे आके फेल हो गया। क्लियर है, बोलो डाउट है इसमें किसी को। चलो, अभी अरेनियस, जब अरेनियस ने जो दिया ना अजम्पशन, उसको ना आगे और मॉडिफाई किया दूसरे साइंटिस्ट, जिसका नाम था लॉरी। अब लॉरी के हिसाब से एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है वो आप लोग देख लो फटाफट। लॉरी के हिसाब से उसने सीधा सीधा बताया भाई, एसिड का मतलब वो, लॉरी के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। एसिड का मतलब होता है जो आपका H प्लस, याद रखना, जो आपका H प्लस डोनर होता है, डोनर, वो एसिड। और जो आपका H प्लस एक्सेप्टर होता है वो आपका बेस होता है। बस ये याद, आपको याद रखना है। जो H प्लस डोनर होता है वो एसिड होता है, जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। फिर लॉरी ने क्लियरिफाई करके दिया अमोनिया के बारे में। उसने क्या किया, HCl लिया, उसको क्या किया उसने, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, और जैसे रिएक्शन किया तो उसको यहाँ से क्या मिला, NH4 मिल गया, और यहाँ से Cl माइनस बाहर गया, यहाँ से Cl माइनस बाहर गया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो ये अमोनिया ने क्या किया, ये अमोनिया ने H दिया है कि लिया है, बताओ। अमोनिया ने H दिया है कि लिया है, बताओ जल्दी। हाँ, अमोनिया ने यहाँ से H लिया है ना अपने पास, देखो अमोनिया ने यहाँ से H अपने पास लिया है, तो लिया है मतलब ये दे रहा है, तो जो दे रहा है वो तो एसिड हो गया, जो दे रहा है वो तो एसिड हो गया। अब ये ले रहा है तो ये यहाँ पे बेस हो गया। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं। हाँ, अब ये बताओ इसमें एसिड कौन सा और बेस कौन सा, बताओ इसमें एसिड कौन सा और बेस कौन सा, ये बताओ फटाफट आप लोग, बताओ जल्दी। आप फिर से H प्लस इसको दे सकता है ना HCl बनाने के लिए, रिवर्सिबल है, फिर से H प्लस इसको ये दे सकता है। तो जब ये फिर से अगर H प्लस दे सकता है तो इस कंडीशन में ये अभी एसिड हो गया, और इस कंडीशन में ये आपका बेस हो गया। क्लियर है, पहले हाँ या ना पहले कंफर्म बता दो, क्लियर है क्या। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, जो H प्लस देता है वो एसिड होता है, और जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। तो ये तो H प्लस दे रहा है इसलिए एसिड, ये ले रहा है इसलिए बेस। इधर दे, अमोनिया बेस हो गया ना, अमोनिया बेस हो गया। अरे अमोनिया थोड़ी, वो तो अमोनियम है ना, अमोनिया किधर है, वो तो अमोनियम हो गया, अमोनियम हो गया। तो जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे जब इसको फिर से बैलेंस अगर करना था तो फिर ये इसको H प्लस देगा,
ये यहाँ से फिर से इसको H प्लस देगा, जब ये इसको यहाँ से H प्लस देगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ डाउट है किसी को, बताओ, कुछ डाउट है, जल्दी बताओ। सोहम, बोलो जल्दी। अब ये लुविस है, लुविस, अभी लुविस के हिसाब से क्या था, लुविस एक नया साइंटिस्ट है, उसने भी इसी चीज को क्लियरिफाई किया, उसने भी इसी चीज को क्लियरिफाई किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ लुविस ने किया क्या है। वो उसने फिर से क्या किया पता है, देखो अभी यहाँ पे भी अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। उसने फिर से यहाँ पे कोई भी कंपाउंड, जैसे कोई भी कंपाउंड उसने फिर से यहाँ पे वो पकड़ लो, यहाँ पे मैंने HCl ले लिया, इसके सामने फिर से मैंने यहाँ पे अमोनिया ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक लोन पेयर था, और ये सॉल्व करना है मुझे यहाँ पे। अभी देखो लुईस के हिसाब से क्या होता है पता है, लुईस के हिसाब से एसिड का मतलब क्या वो आप देख लो, और बेस का मतलब वो आप देख लो। लुईस के हिसाब से एसिड का मतलब क्या है और बेस का मतलब क्या है वो आप देख लो। एसिड मतलब क्या है, जो आपका लोन पेयर, याद रखना, जो आपका लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। और बेस का मतलब क्या है, जो कि आपका जो लोन पेयर वो क्या करता है, डोनेटर होता है। ये आपको देखना है, देखना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमोनिया क्या कर रहा है, ये जो H है ना, ये जो H, ये इसके पास आ रहा है। तो जब इसके पास आ रहा है तो अमोनिया क्या कर रहा है, ये H को बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर दे रहा है ना, दिख रहा है क्या। अमोनिया क्या कर रहा है, H को, मतलब फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, N, यहाँ पे तो 3H ऑलरेडी था, 3H ऑलरेडी था, ऊपर एक H आ रहा है, वो जो लोन पेयर था वो तो अमोनिया का था जिसके साथ H कनेक्टेड हो गया, और यहाँ पे Cl माइनस मिल गया। तो जो याद रखना, हमेशा भूलना मत कभी आप लोग, जो लोन पेयर डोनेटर होता है, डोनेटर, अब ये लोन पेयर दे रहा है ना उसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो जब देगा तो ये यहाँ से बेस हो गया। अब ये ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिड हो गया। क्लियर है, पहले बताओ क्लियर है। दोनों चीज लॉरी ब्रॉन्स्टेड है ना, और लुईस एसिड बेस है ना, दोनों सेम होता है, बट दोनों का पैटर्न अलग है। ये कहता है H प्लस देने वाला, मतलब H प्लस मतलब प्रोटॉन, जो H प्लस देता है वो एसिड है, जो H प्लस लेता है वो बेस है। लेकिन ये क्या कहता है, हाँ होता होगा, लेकिन ये सीधा बोलता है ऐसा नहीं है। जो लोन पेयर डोनेटर होता है, जो लोन पेयर डोनेटर होता है वो याद रखना, डोनेटर वाला हमेशा बेस होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो एसिड होगा। क्लियर है, हो गया। सोहम, क्लियर है ना। चलो ये वाला भी कॉन्सेप्ट अपना, तीनों साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट अपने पास यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। वो तो इजी है, वो तो मैंने आपको अभी जस्ट पहले भी करके बताया था। देखो, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, कुछ नहीं है, आपको एसिड को ब्रेक डाउन करना है और आपको बेस को ब्रेक डाउन करना है, तो वो तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, चलो वो भी आपको याद रहेगा। देखो आयोनाइजेशन में आप हमेशा 4 चीजें याद रखना। पहले जो हमारे पास, पहले तो एक एसिड हो गया, एक हमारे पास हो गया बेस, एक हमारे पास हो गया बेस। अभी एसिड के अंदर जब आप थोड़ा चीज अगर घुसोगे ना एसिड के अंदर, तो एसिड के अंदर आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और एक होगा आपका वीक एसिड होगा। ये भूलना नहीं है कभी आपको, बेस के अंदर घुसोगे तो भी आपको 2 चीज मिलेगा। वो मैं आपको यहाँ से नीचे बता देता हूँ क्योंकि रिएक्शन लिखना पड़ेगा। एक होगा अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और एक होगा अपने पास वीक बेस होगा। बस ये आयनाइजेशन अभी मैं आपको करके बताता हूँ। जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिले, वो हमेशा इरिवर्सिबल होता है। जैसे HCl है, इसको आप तोड़ो, तो जब आप इसको तोड़ोगे तो सीधा सीधा ये आपको H प्लस देगा, और साथ में ये आपको Cl माइनस बाहर फेंकेगा। इरिवर्सिबल स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड, वीक एसिड में जैसे CH3 है, COOH है, अब जब आप इसको तोड़ोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको सीधा सीधा CH3 COO माइनस देगा, और साथ में H प्लस बाहर देगा। तो ये याद रखना है आपको। सिंगल एरो होगा तो स्ट्रॉन्ग है, रिवर्सिबल एरो होगा तो फिर वीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हो रहा है, सीधी सी बात है, NaOH ले लो आप, इसको जब आप तोड़ोगे, इसको जब आप तोड़ो तो ये आपको देगा Na प्लस देगा,
और साथ में यहाँ से OH माइनस देगा। अब ये है वीक बेस, अब ये है वीक बेस। वीक बेस मतलब क्या? रिवर्सिबल, NH4OH है, इसको आप तोड़ो तो ये आपको NH4 प्लस देगा और साथ में आपका OH माइनस देगा। तो बस यही आपको दिमाग में रखना है, स्ट्रांग हुआ इरिवर्सिबल, वीक हुआ रिवर्सिबल, स्ट्रांग हुआ इरिवर्सिबल, वीक हुआ रिवर्सिबल, कंप्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन। सो हम, अब कुछ डाउट है? कंप्लीट इनकम्प्लीट, बस यही चीज आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, इनकम्प्लीट है, इसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, डाउट है तो पूछो, अभी भी डाउट है किसी को? नहीं है ना? मैं तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड वाला भी एग्जांपल बता देता हूँ। देखो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास होता है HCl होता है, HNO3 होता है, H2SO4 होता है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, याद रहेगा आपको। HBr होता है, HI होता है, HBr तक पकड़ लो। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH होता है, KOH होता है। वीक एसिड का एग्जांपल, वीक एसिड के बारे में देखेंगे तो वीक एसिड का एग्जांपल होता है HCOOH होता है, फिर यहाँ पे HNO2 होता है, फिर यहाँ पे HF होता है, फिर यहाँ पे H2S होता है। अब वीक बेस का एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो वीक बेस जनरली हमारे पास बेस कम ही रहते हैं, हमारे पास NH4OH है। ये याद रखो आप इतना। डाउट है तो पूछो, डाउट है? अभी तक मैंने जो भी बताया वो आप लोगों को सब समझ में आया क्या? जो भी बताया मैंने आपको, बताओ जल्दी, समझ में आया? चलो, अब अपने को करना क्या है ना, अपने को ना डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया, कितना डिसोसिएट हुआ और कितना लिया। अब अपने को बोलेगा ना, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताओ ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताओ, कांस्टेंट के बारे में बताओ। तो जो डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है उसको अपन, कांस्टेंट को तो अपन के बोलेंगे, कांस्टेंट का तो जो इंडिकेशन होता है वो तो होता है हमारा के होता है। अब हम लोग को दो चीजों के बारे में निकालना है, एक अपने को वीक एसिड और एक अपने को वीक बेस के बारे में निकालना। स्ट्रॉन्ग का वो निकालते नहीं, क्योंकि अपने को पता है स्ट्रॉन्ग है जो कि कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, अपने को हमेशा वीक के लिए निकालना होता है। तो ये अपने को देखो, सबसे पहले एक एसिड दिया, वीक एसिड, ये बहुत इजी है, और एक दिया है अपने को वीक बेस है। वीक एसिड अपने को क्या दिया? अपने को दिया HA। अपने को पता है ना एसिड हुआ तो H आना चाहिए। जब इसको अपन तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद बोलो फटाफट क्या आएगा, बोलो सब लोग, H पॉजिटिव, साथ में यहाँ पे A नेगेटिव आ गया। वीक बेस का एग्जांपल देखेंगे तो OH आना चाहिए, तो ये BOH हो गया। इसको जब अपन तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो B प्लस, और यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा। बस कुछ नहीं है। कभी भी आपको याद रखना, कांस्टेंट जो होता है ना के का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना, वो आपका फॉर्मूला हमेशा होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये भूलना नहीं है आपको, भूलना नहीं है। ये के ऐसा फॉर्मूला आता कहाँ से? तो ये फॉर्मूले को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, 11th का कॉन्सेप्ट है मास एक्शन। तो यहाँ से ये चीजें निकल के आती हैं। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट फॉर्मूला होता है। फटाफट बताओ अभी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? जल्दी बोलो, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है? HA नहीं है, प्रोडक्ट मतलब ये है ना, H पॉजिटिव, A नेगेटिव, और रिएक्टेंट का वैल्यू तो आपको दिख ही रहा है HA। समझ रहा है क्या? पहले बता दो मुझे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, पहले बताओ। वैसे ही अगर आप उन केबी का वैल्यू अगर देखेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केबी का भी फॉर्मूला वही होगा। तो केबी का वैल्यू क्या आ जाएगा? B प्लस प्लस OH माइनस होगा। अब ये इसको अगर अपन तोड़ेंगे तो इधर अपने को मिल जाएगा BOH मिल जाएगा। क्लियर है? डाउट है तो पूछो, डाउट है किसी को तो पूछो। नहीं ना? देखो ना, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आर डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। ये तो पता था ना, दिस इज डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। चलो ये वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अपना। अब इसके बाद ये जब आपको फॉर्मूला पता चल गया ना, अपने को ऐसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने को ना एक साइंटिस्ट ने पहले अपने को कुछ बताया था, उसके बारे में अपन देखते हैं।
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओसवाल्ड, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ था। अभी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ने अपने को क्या बताया, वीक एसिड वीक बेस के बारे में अपने को उसने बताया, फॉर्मूला फाइंड आउट करके दिया कि ताकि आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ताकि आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीक एसिड का कर लेते हैं, आप वीक बेस का आप खुद से करके देखना। और वीक एसिड, वीक एसिड देखो एकदम अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। लेट, अब अपने पास उसने एक एसिड दिया, वीक एसिड मतलब सीधी सी बात है, अपने पास HA था, उसको जब हमने तोड़ा तो हमको यहाँ से मिला H पॉजिटिव मिला और यहाँ से A नेगेटिव मिला। हाँ, इतना पता चल गया। अब अगर हम बात करते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू की, मतलब इनिशियल 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 अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो इसको उसने लेट ऑलरेडी ले लिया, तो इसको उसने पकड़ के चल रहा है, ये 1 माइनस अल्फा है, ये आपका अल्फा है और ये आपका अल्फा है। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और 1 मतलब क्या कि स्टार्टिंग में 1 मोल ऑफ एसिड आपने लिया था, स्टार्टिंग में इनिशियल में 1 मोल ऑफ एसिड, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 मोल ऑफ एसिड इज टेकन, 1 मोल ऑफ एसिड इज टेकन, एसिड इज टेकन, तो ये मिल गया। और उसके बाद जब अपने को कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के बारे में देखना है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के बाद, हाँ तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बोला, सीधा सीधा वॉल्यूम रहेगा, ये 1 माइनस अल्फा बाई वी हो जाएगा, ये वाला भी पार्ट आपका अल्फा बाई वी हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन है तो वॉल्यूम होना ही चाहिए वहां पे, ये भी आपका अल्फा बाई वी हो गया। बस कुछ नहीं, खत्म। अब अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। हमको पता है ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, बोलो जल्दी। अभी हमने किया था ना H प्लस ए माइनस ओ, अपॉन क्या था, अपॉन क्या था H है। चलो आप वैल्यू, हाँ आप वैल्यू बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा, वैल्यू बताओ फटाफट। अल्फा बाई वी, हाँ इंटू, इंटू अल्फा बाई वी, किसी को नहीं समझ रहा है तो प्लीज पूछो, अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई वी, वी और वी कैंसिल हो गया, बराबर है, वी और वी तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब मतलब ऊपर का अगर मैं देखूँ तो के ए का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर, बराबर है ना, अपॉन वी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा, चलेगा क्या, 1 माइनस अल्फा। क्लियर है इतना कि अभी इसमें इसमें भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है वो, बराबर है। हम्म, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है हर्ष, कॉन्सेंट्रेशन 1 बाई वी होता है ना कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल जो वैल्यू रहेगा उसको वॉल्यूम से डिवाइड ही करना पड़ेगा ना जब कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा तो। हाँ, अब हमारा क्या है ना कि फॉर, अगर ये कॉन्सेप्ट फॉर वीक एसिड के लिए है, फॉर वीक एसिड के लिए है, तो वहां पे तो सीधी सी बात है, वीक एसिड में तो अल्फा जो रहता है वो तो निग्लिजिबल होता है, वीक एसिड, तो वीक एसिड हुआ तो डिसोसिएशन वहां पे बहुत ही कम होगा ना, वीक अगर एसिड होगा तो डिसोसिएशन वहां पे बहुत कम होगा, जो बहुत कम होगा तो 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट इज इक्वल टू 1 यूनिटी, जीरो नहीं, 1 1, बहुत स्मॉल अमाउंट है तो इसलिए इसको 1 पकड़ लिया है। जब उसको वहां पे हमने 1 पकड़ लिया, जब 1 पकड़ लिया तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए इज नथिंग बट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी हो गया, चलेगा, बताओ इतना क्लियर है। अब क्या मैं इस वाले वैल्यू को, मुझे थोड़ा सा बताओ ना, मैं अल्फा स्क्वायर इंटू सी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का ही रिलेशन 1 बाई वॉल्यूम था, इतना क्लियर है सबको, बताओ क्लियर है। Therefore, therefore alpha square is nothing but is equal to, should I write Ka upon C, चलेगा, चलेगा। तो hence, हाँ भाई देखो फॉर्मूला आपका निकल गया, hence अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाफट, के बाई सी, और अंडर रूट ऑफ के ए इंटू वी, चलेगा, वी चलेगा, 1 बाई सी इज इक्वल टू वी ना। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है, बताओ किसी को डाउट है, फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया, इसी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये आपका वीक एसिड का कांस्टेंट, ये वॉल्यूम, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सोहम, सोहम, हर्ष, चलो तुमको समझ में आया, उसका मैसेज देखो आया क्या, सोहम का समझ में आया उसको,
मैसेज किया उसने। अब देखो, अगर अपने को वीक बेस के लिए निकालना है ना, तो बस ये BOH हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। नहीं समझा? बोला मैसेज उसने। कहाँ से नहीं समझा उसको? कहाँ से नहीं समझा है? चलो बताओ कहाँ से नहीं समझा। आया मैसेज? यहाँ से सो हम फिर से एक बार देख लो। चलो ये हमने वीक एसिड के लिए कर लिया, मैं आपको वीक बेस के लिए समझाऊंगा तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलो आप लोग फटाफट बताओ वीक बेस के लिए क्या होगा। बताओ जल्दी, वीक बेस के लिए क्या होगा? फटाफट इक्वेशन बोलो जल्दी। इक्वेशन क्या था वीक बेस का? BOH क्या था? अरे बोलो कोई। B प्लस प्लस OH माइनस। हर्ष समझ में आ रहा है ना? हर्ष, चलो अभी सबसे पहले अपने को क्या करने का है, इसकी इनिशियल वैल्यू के बारे में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में लिखना है अपने को। इनिशियल अगर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल इक्विलिब्रियम के बारे में अगर जब अपन लिखेंगे तो ये जो रहेगा ये 1 - अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये तुम्हारा अल्फा हो जाएगा। लेट है लेट। अभी लेट मतलब क्या, यहाँ पे जो 1 है ये हमने 1 मोल ऑफ वीक बेस इज टेकन, वीक बेस इज टेकन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेट करवाना इसलिए अल्फा कर दिया है। अब ये हो गया। अब अपने को अगर उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करना है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम से रिलेट करना है, तो आपको पता ही है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम, ये 1 - अल्फा/V हो जाएगा, ये अपना अल्फा/V हो जाएगा और ये भी अपना अल्फा/V हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेट करना है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/V, कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/V, वॉल्यूम का डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। अब यहाँ से करना कुछ नहीं, अपने को केबी के बारे में देखना है। तो केबी का वैल्यू तो मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मतलब B पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे जब अपन करेंगे तो ये अपने को मिलेगा BOH। इतना तो आपको क्लियर है? सॉरी, BOH मिलेगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये तो आपको पता चल गया। ये हो गया अपना BOH। अब बस अपने को वैल्यूज पुट करना फटाफट। अब वैल्यू पुट करो। B प्लस की वैल्यू आपको दिख रही है अल्फा/V है, तो ये अल्फा/V हो गई। उसकी भी वैल्यू अल्फा/V हो गई। और इसकी वैल्यू, नीचे की वैल्यू क्या हो गई BOH की, तो दिख रहा है यहाँ पे 1 - अल्फा/V है, 1 - अल्फा/V हो गया। देखो अभी अपना होगा क्या यहाँ पे, पता है ना, सीधा सीधा वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल होगा। तो मतलब केबी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो तो मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम नीचे गया और ये 1 - अल्फा साइड में हो गया। अब ये अल्फा कैसे ना, ये तो बहुत स्मॉल वैल्यू होता है ना, क्योंकि वीक अगर हुआ तो वैल्यू आपका बहुत स्मॉल है, तो हेंस, हाँ हेंस 1 माइनस जो अल्फा रहेगा ना, विच इज नॉट इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1 हो गया। तो केवी का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा अपना अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, V हो जाएगा। अभी अल्फा स्क्वायर अपॉन V मतलब 1/V इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर इंटू C, चलेगा। अब ये जब हो गया अपने पास अल्फा स्क्वायर इंटू C, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये क्या होगा बताओ, KB/C हो जाएगा। तो हेंस हेंस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट हो जाएगा KB/C, बट C को जगह, और अभी इसी को अपन लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू KB इंटू V पता चल गया ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, C मतलब होता है 1/V, इसलिए मैंने यहाँ पे C को हटा, 1/V को हटा के इधर मैंने C डाल दिया। देखो इधर C डाल दिया, 1/V को हटा के C डाल दिया। अभी पूछो, सोहम को डाउट है क्या कुछ? पूछो जल्दी, पूछो। सोहम, डाउट है कुछ? अरे यार, वीक बेस कांस्टेंट स्टार्टिंग में भी तो किया, कहाँ ध्यान है आपका कि वीक बेस कांस्टेंट, वीक बेस कांस्टेंट लिख देता हूँ चलो। वो रिकॉर्डिंग चालू कर रहा है, किया गया उसने? एक मिनट रुको, मैं मेरा रिकॉर्डिंग पॉज करके देखता हूँ वॉल्यूम बराबर आ रहा है क्या। सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, बोलो जल्दी। चलो अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, ओसवाल्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ।
फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना है वो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ऑफ वाटर है। अब इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आज पूरा चैप्टर बता दूंगा, ठीक है, एक बार आप लोग भी पढ़ लेना, फिर अगले लेक्चर में आप लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो रहेगा उसमें सीधी सी बात है, आपको पहले वाटर लेना है, और वाटर जब आप लोगे तो आप वाटर को ब्रेक डाउन करो ना, तोड़ो आप वाटर को, तो वाटर को तो आपको सीधा सीधा पता है, तोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, H पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा बोलो जल्दी, OH नेगेटिव। मेरे साथ बोलते जाओ सब लोग, हाँ मेरे साथ बोलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बोलो फटाफट, क्या आएगा, के इज इक्वल टू, जल्दी बोलो। हाँ, के का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट फॉर्मूला। हर्ष आवाज आ रही है? हाँ, सोहम आवाज आ रही है मेरी? चलो देखो ये हो गया अपना, के का वैल्यू निकल गया। अभी क्या मैं यहाँ पे, आप लोग मुझे बताओ, मैं क्या के इंटू, अगर मैं H2O लिख सकता हूँ ना, क्रॉस H2O को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका H पॉजिटिव डाल देता हूँ, और यहाँ पे साइड में, एक मिनट रुक जाओ, ये H पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे जो साइड में आ गया वो आ गया अपना OH नेगेटिव। अब मुझे तो ये पता है कि वाटर का भी तो वैल्यू कांस्टेंट ही होता है ना, आप लोग बताओ वाटर का वैल्यू वेरी करता है कभी, बताओ, वाटर का वैल्यू वेरी करता है कभी, वाटर का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कांस्टेंट वैल्यू होती है, हेंस H2O जो रहेगा ना, H2O वो वाला भी वैल्यू आपको कांस्टेंट ही होगा, उसको अपन पकड़ते हैं के डैश। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के इंटू के डैश, बताते रहो आप लोग मुझे, बराबर लिख रहा हूँ मैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, चलेगा ये, क्लियर है सबको यहाँ तक? और यहाँ पे जो आपका के इंटू जो के डैश होता है ना, वाटर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता है, जिसको हम कहते हैं के डब्ल्यू इज नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट, आपको मिल जाएगा यहाँ पे H पॉजिटिव, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको OH नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो हो गया। आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग सा दिया हुआ है, तो आपकी टेक्स्ट बुक का अगर मैं बता दूं तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, देखो वो क्या कर रहा है कि एच ओ एच है, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, प्लस अगेन HOH है। आप इसको जब तोड़ो ना तो ये आपको दे रहा है H3O दे रहा है पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पे OH नेगेटिव दे रहा है, प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव दे रहा है, मतलब क्या, ये वाटर ने अपना एक H प्लस इसको दिया। बाकी नीचे का फिर अगर मैं के निकालूं यहाँ से, तो के की वैल्यू अपनी बताओ फटाफट क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मतलब H3O पॉजिटिव हो गई ना, OH नेगेटिव हो गई, अपॉन की अगर अपन बात करेंगे तो H2O नीचे रिएक्टेंट साइड में 2 बार दिया है, तो ये मेरा H2O स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो क्लियर है कि नहीं। ये वाले इक्वेशन से भी सॉल्व करोगे तो ये भी आपका कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट, क्या बोल रहे हो? आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा है, जैसे मैंने वाटर को डायरेक्ट तोड़ा है ना, बट आपकी टेक्स्ट बुक में वो क्या कहता है कि आप 2H2O लो, 2H2O में एक H आपका इसके पास गया, तो ये कन्वर्ट हुआ H3O में, OH साथ में बाहर निकल गया, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये 2H2O था, हो गया आपका रिएक्टेंट। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया आपका के डैश। फिर से आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर से वही मिलेगा, के इंटू के डैश, स्क्वायर करो तो भी वैल्यू उसका वही रहने वाला है, स्क्वायर करो क्यूब करो वाटर चेंज होगा ही नहीं, आपका वैल्यू आपको यही मिलेगा, H3O पॉजिटिव, और इधर साइड में आपका OH नेगेटिव, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका KW, इधर करेंगे तो आपको मिल जाएगा H3O पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा OH नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये H3O जो है ना, H3O वो इधर H प्लस है, चलेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। कुछ डाउट है किसी को, पहले बताओ, डाउट है किसी को, जल्दी बताओ, डाउट है किसी को? सोहम, अब मेन क्या है ना, पता है, यहाँ से एक चीज अपने को एक डेरिवेशन निकालना, डेरिवेशन ये कहता है, अपना फॉर्मूला क्या था, KW इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला था H पॉजिटिव प्लस यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या था OH नेगेटिव, ये अभी हमने निकाला। यहाँ पे क्या होता है ना, वेयर
वाटर का जो आयनेशन कांस्टेंट होता है ना KW, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब बस आप वैल्यू पुट करो, आप वैल्यू पुट करो। देयरफॉर 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू H पॉजिटिव, अरे ये प्लस नहीं है, सॉरी रॉन्ग लिख दिया था मैंने, प्लस नहीं इंटू था बीच में, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। बस अब आपको करना क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। अब दोनों जगह से आप लॉग ले लो, तो जब आप लॉग लोगे तो वैल्यू क्या आएगा, लॉग ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इतना समझा सबको? बोलो, इतना समझा सबको? जल्दी बोलो। अभी लॉग M ए इंटू बी के फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाले फॉर्म को मैं लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 1 प्लस, ध्यान देते रहना, -14 इंटू लॉग ऑफ 10। चलेगा क्या? बताओ चलेगा इतना कि नहीं चलेगा? ये समझा क्या सबको? ये log ऑफ 10 हो गया, ये log ऑफ 10 इज इक्वल टू, अभी इसका log से मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी के फॉर्म में, तो ये हो गया आपका log ऑफ H पॉजिटिव प्लस log ऑफ OH नेगेटिव। ये समझ में आया इतना? log ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 1? log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये तो 0 हो गया, मतलब मैं लिख सकता हूँ -14 इंटू लॉग ऑफ 10 की वैल्यू भी तुम्हारी 1 होती है ना, log ऑफ 10 की वैल्यू। -14 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा log ऑफ H पॉजिटिव प्लस log ऑफ OH नेगेटिव। चलेगा? बताओ चलेगा इतना? अब बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑन बोथ साइड, माइनस हटाना है बोथ साइड। अभी बोथ साइड, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। माइनस इंटू -14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H पॉजिटिव प्लस माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH नेगेटिव। ये इतना समझ में आया क्या? पहले बताओ, इतना समझ में आया? ये हो गया आपका 14, इसको अपन बोलते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं पीएच प्लस, और ये जो चीज है ना, इसको अपन बोलते हैं पीओएच बोलते हैं। तो देखो ये हो गया पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। अब आप बोलो सर ये आया किधर से? सीधा याद रखना कभी भी आप, पीएच का जो मतलब होता है वो होता है आपका नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10। इसके बेस में 10 होता है, पता है ना, लॉग के बेस में हमेशा 10 होता है। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ H प्लस आयन, ये याद रखना आप। और अगर आपको बोलेगा पीओएच का मतलब क्या होता है, तो सीधा बोलने का सर नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ OH माइनस आयन। क्लियर है? बताओ क्लियर है? बोलो जल्दी, किसी को डाउट है? सोहम, आर्यन, ये आपको एग्जाम में डिराइव करने के लिए 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ा आगे अगर अपन जाएंगे ना, तो अपने को एक चीज होता है जिसको अपन कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। इसी चैप्टर के अंदर एक अगला टॉपिक है जिसको अपन बोलेंगे पीएच स्केल बोलेंगे। अब पीएच स्केल के बारे में मेरे से अच्छा तो तुम लोग को पता होगा। स्केल पे अगर 14 तक अगर आया, तो अगर हम वैल्यू अगर ढूंढते हैं, वैल्यू, तो स्टार्ट देखो, ये समझो मेरा पीएच स्केल है, ये मेरा पीएच का स्केल है। देखो यहाँ से स्टार्ट करो मैं, ये वाला मेरा वैल्यू 0 है, ये मेरा वैल्यू 1 है, ये मेरा वैल्यू 2 है, ये मुझे दे रहा है यहाँ पे 3 दे रहा है, और ये मुझे दे रहा है यहाँ पे 4 है, ये 5 है, ये 6 दे रहा है, ये 7 दे रहा है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 दे रहा है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 दे रहा है, और ये 14 है। दिस इज पीएच स्केल।
अब ये पीएच स्केल से आपको क्या पता चलेगा, एसिड और बेस के बारे में आपको पता चलेगा। तो कभी भी आप दिमाग में ये चीज आप बिठा के रखना, 7 जो है ना, 7 एग्जैक्ट 7, देखो एग्जैक्ट 7, ये 7 ये होता है आपका न्यूट्रल, ये होता है आपका न्यूट्रल। अब इस 7 से अगर आप राइट साइड में खसकते हो, राइट साइड में अगर आप जाते हो तो ये सारे के सारे होते हैं बेसिक, और अगर आप लेफ्ट साइड में खसकते हो, लेफ्ट साइड में खसकते हो तो ये सारे के सारे आपके होते हैं एसिड, ये सारे के सारे होते हैं आपके एसिड। अब इसमें भी कुछ बाइफरगेट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0 से लेके अगर आप 4 तक अगर आते हो, 4 तक, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना। फिर 4 से लेके अगर आप 6.5 तक जाते हो, 6.5 तक, 6.5 पकड़ लो, तो ये है आपका वीक एसिड। 6.5 से लेके अगर आप 7.5 तक जाते हो, 7.5 तक, हाँ, तो एग्जैक्टली न्यूट्रल होता ही है, न्यूट्रल, सब न्यूट्रल ही होता ही है। फिर यहाँ से 7.5 से लेके, 7.5 से लेके अगर आप 10.5 तक जाते हो तो बोलते हैं वीक बेस। 10.5 से लेके अगर आप 14 तक अगर आप जाते हो तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर है? तो क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। क्लियर है ना? तो ये देखो, अभी मैं कुछ यहाँ पे कंडीशन भी डाल देता हूँ। अगर पीएच एग्जैक्टली अगर आप पकड़ लो 7 है तो ये न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल है। पीएच अगर याद रखो, अगर ये पीएच अगर ये लेस देन 7 है, लेस देन 7, लेस देन 7 है तो याद रखो ये एसिडिक है। या तो पीएच अगर मोर देन 7 है, ज्यादा है 7 से, तो ये बेसिक है। कुछ डाउट किसी को? बताओ, डाउट किसी को? तो ये दिस इज कॉल्ड पीएच स्केल, तो पीएच स्केल कहते हैं अपन। चलो ये वाला भी कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया। फिर ये जो चैप्टर है इसमें अगला जो कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोलिसिस। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है जिस टॉपिक का नाम है अपना हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन। वो तो आपको पता है, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है डाइल्यूशन। हाइड्रोलिसिस मतलब होता है द रिएक्शन इन विच cations or anions or both ion of the salt react with ions of water to produce acidic or basic or sometime of even neutrality। मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर एसिड है, या तो अगर कोई बेसिक सॉल्ट, एसिड या बेस है, कोई भी एसिडिक है या तो कोई आपका बेसिक है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है, हाँ सॉल्ट है वो, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर मतलब उसके एक्वस सोल्यूशन के साथ अगर वो रिएक्शन करता है, जब वो रिएक्शन करता है तो क्या बना सकता है? या तो वो कंपाउंड एसिडिक बना सकता है, या तो कंपाउंड वो बेसिक बना सकता है, या तो वो कंपाउंड आपका न्यूट्रल बना सकता है, न्यूट्रल बना सकता है। तो इसी चीज को अपन कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं, इसी चीज को अपन कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि एसिड या तो बेस, कोई सॉल्ट अगर वाटर में डिजोल्व करो, उसके सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करो, और या तो वो एसिडिक की तरफ शिफ्ट होता है, या तो वो बेसिक की तरफ शिफ्ट होता है, या तो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्लियर है? अब हाइड्रोलिसिस में अपने अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं। हाइड्रोलिसिस में अपने अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की अगर अपन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिसिस की बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये आप खुद से पढ़ोगे तो आपको ये समझेगा, इसलिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब सॉल्ट के अंदर जो पहला जो टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, पहला। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके साथ होता है आपका वीक बेस। तीसरा होता है, तीसरा अपने को मिलेगा वीक एसिड, उसके साथ होगा स्ट्रॉन्ग बेस। और चौथा अपने को मिलेगा
वीक एसिड के साथ वीक बेस, बस ये सॉल्ट है उसमें। बस क्या कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने को रिएक्शंस याद रहना चाहिए, अपने को ना उसके रिएक्शंस याद रहने चाहिए। अब कह रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए। बस कुछ नहीं है, मेरे पास NaCl पड़ा हुआ है, हाँ NaCl पड़ा है। अभी वो NaCl को अगर मैं तोड़ूंगा, वो NaCl को अगर मैं तोड़ता हूँ तो बोलो क्या मिलता है, Na प्लस मिलता है और साथ में Cl माइनस मिलता है। क्लियर है इतना, बताओ क्लियर है इतना। अब वो Na प्लस, ध्यान देते रहना, वो Na प्लस और वो Cl माइनस को अगर मैं पानी में डालता हूँ H2O के साथ, अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, अब बताओ क्या मिलेगा, बताओ जल्दी क्या मिलेगा, बोलो। NaOH मिलेगा और साथ में क्या बाहर जाएगा, HCl बाहर जाएगा। तो अभी आप ध्यान अगर दो तो ये तो हो गया ना आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसको जब आप तोड़ोगे तो ये सिंगल एरो में टूटेगा, इसको जो फर्दर अगर आप तोड़ोगे तो ये सिंगल एरो में टूटेगा। अब सॉल्ट ऑफ क्या दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दे रहा है, सॉल्ट ऑफ दे रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दे रहा है। अब इसका एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो अगर मैं करा दूं तो यहाँ पे है अपने पास NH4Cl है, इसको जब अपन तोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, बोलो फटाफट, NH4 प्लस और Cl माइनस, बराबर है। अब वो आपका NH4 प्लस और जो आपका Cl माइनस है, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करते तो क्या मिलेगा, बोलो फटाफट क्या मिलेगा, बोलो जल्दी। हाँ ये हो जाएगा आपका NH4OH और साथ में क्या जाएगा, बोलो जल्दी, HCl। तो अब दिमाग में लगाओ तो ये आपका वीक बेस है, टूटने पे रिवर्सिबल होगा, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है कि नहीं, पहले बता दो। क्लियर। अब अगला दे रहा है सॉल्ट ऑफ, अपने को दे रहा है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ, तो एग्जांपल आप लोग मुझे बताओ, बताओ जल्दी। हाँ CH3COO Na। अब इसको तोड़ो, बोलो फटाफट क्या आएगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब दूसरे स्टेप में अगर अपना CH3COO माइनस और अगर Na प्लस दिया हुआ है, अगर मैं इसको डालू पानी में तो बताओ क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। सीधी सी बात है, अपने को मिलेगा NaOH मिलेगा प्लस दूसरा क्या मिलेगा, CH3COH। अब ये तो आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग बेस है, सिंगल एरो वाला है, और ये आपको पता है वीक एसिड है, बराबर है ना, डबल एरो वाला। अब ये लास्ट वाला एग्जांपल कोई मुझे बताओ, लास्ट वाला एग्जांपल बताओ, वीक एसिड और वीक बेस वाला एग्जांपल बताओ। नहीं नहीं, NH4Cl नहीं, आप इसको लिख सकते हैं ना, CH3COO NH4 चलेगा। तोड़ेंगे तो बताओ क्या मिलेगा, CH3COO माइनस और NH4 प्लस। सोहम की आवाज नहीं आ रही है, सोहम समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो। NH4 प्लस है, अभी इसमें H2O डालो, बोलो फटाफट क्या मिलेगा, बोलो जल्दी क्या मिलेगा, बोलो जल्दी क्या मिलेगा, CH3 बोलो ना, COH हो जाएगा और NH4OH, मतलब ये हो गया आपका वीक एसिड हो गया और ये हो गया आपका वीक बेस हो गया। डन। क्लियर कि अभी भी डाउट है कुछ, बोलो जल्दी। क्लियर ना, तो ये है अपने हाइड्रोलिसिस के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट के अंदर भी मैं आपको कुछ पूछूंगा ना, तो आप थोड़ा मेरे को उसको बताओ ना, थोड़ा मैं भी देखूं आप कितना अटेंटिव हो। अभी मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास कंडीशंस है। पहला कंडीशन मुझे ये दे रहा है कि अगर मेरा Ka अगर मेरा ज्यादा होगा Kb से, ध्यान दो। दूसरा मेरा कंडीशन है, मेरा अगर Kb मेरा अगर ज्यादा होगा Ka से, और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मेरा Ka इक्वल होगा Kb से। बताओ कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा और कौन सा न्यूट्रल होगा, बताओ कंडीशन बताओ, जल्दी बताओ। पहला क्या होगा, हाँ क्योंकि एसिडिक वाली वैल्यू ज्यादा है। दूसरा वाला बेसिक होगा, और जो तीसरा जो आएगा वो होगा न्यूट्रल आएगा। क्लियर है इतना, बताओ क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लेना, इसमें भी आपको वो पूछेगा, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आप कर सकते हो, आपको बताएगा वो। चलो ये वाला भी कॉन्सेप्ट अपना हो गया खत्म।
अब हम डालते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। 2-3 ही कॉन्सेप्ट बाकी है, चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बफर सोल्यूशन, देखो बफर सोल्यूशन मतलब होता है क्या, बफर सोल्यूशन मतलब होता है क्या। अभी तुम ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, अपना ब्लड का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है, बताओ। ब्लड, जल्दी बताओ, ब्लड क्या होता है, एसिड बेस न्यूट्रल, पता है कि नहीं। अरे कौन, बेसिक कौन बोला, मर जाएगा अगर बेसिक होगा तो भी मर जाएगा, तो भी मर जाएगा। ब्लड न्यूट्रल हो, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल कभी, वो बताता हूँ, अभी अभी बताता हूँ मैं, जनरली न्यूट्रल होता है। अगर नहीं, अगर आपको ये है तो कहीं से आप लिटमस पेपर लेके आओ, मार्केट पे लिटमस पेपर आपको मिलेगा, 10-15 रुपए का मिलता है। वो लेकर आओ, उसको पानी में पहले ड्राई करो, पानी में भिगाओ उसको, पानी में हल्का सा उसको भिगाओ, नहीं भिगाओगे तो भी चलेगा, वो लिटमस के ऊपर एक ड्रॉप अपना ब्लड। हाँ, मिल्क क्या बोल सकते हैं, मिल्क में तुम्हारा लैक्टिक एसिड होता है, एसिडिक होता है। हाँ, तो एक काम करो कि वो ब्लड लो, वो अपना लिटमस पेपर पे एक ड्रॉप ब्लड गिराओ, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर ग्रीन कलर में हो गया, ब्लू लिटमस पेपर अगर ग्रीन कलर का अगर हो गया तो न्यूट्रल है। अरे मैंने आपको कलर बताया नहीं, याद रखना। एसिडिक कलर जो होता है ना, एसिड, अगर मैं बोलूं एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का कौन सा कलर आएगा, तो सीधा बोलने का सर, ब्लू लिटमस पेपर है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, रेड में, हाँ ब्लू कन्वर्ट होगा रेड में तो एसिडिक हो गया। अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, ग्रीन में, तो न्यूट्रल हो गया। अगर ब्लू लिटमस पेपर बहुत ज्यादा डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो आपका बेसिक हो गया। भूलना नहीं कभी, लिटमस पेपर अगर रेड में कलर कन्वर्ट हुआ तो एसिडिक, ग्रीन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूट्रल, डार्क ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो फिर बेसिक, ये भूलना मत। अब बॉडी के अंदर जो अपना ब्लड होता है ना, उसका पीएच 7 होता है, 7.5 तक पकड़ लो, स्लाइटली बेसिक पकड़ते हैं अपन उसको। लेकिन ब्लड में अगर ऐसा क्या होता है जो ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि मैं तो बहुत सारी चीजें खाता हूँ, मैं तो एसिड भी खाता हूँ, मैं तो बेस भी खाता हूँ, मैं तो एसिडिक भी चीज खाता हूँ, मैं तो बेसिक भी खाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं एसिडिक ज्यादा खाता हूँ, बेसिक अपन जनरली कम ही खाते हैं, एसिडिक अपन ज्यादा खाते हैं, खट्टी चीजें अपन ज्यादा खा लेते हैं कभी कभी। तो अगर मैं खट्टी चीजें ज्यादा खा ले रहा हूँ, बॉडी के अंदर समझ लो एसिड बढ़ गया, तो अगर एसिड के अंदर भी ऐसा कुछ होता है ना, बॉडी के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें होती है जो बॉडी के अंदर का पीएच मेंटेन करता है, जो बॉडी के अंदर का आपका पीएच मेंटेन करता है, तो उसी चीज को अपन कहते हैं बफर सोल्यूशन। बॉडी के अंदर भी ऐसा कुछ सोल्यूशन होता है जो पीएच को मेंटेन करता है। बफर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर समझ लो आपका बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो बहुत ज्यादा अगर एसिडिक हो गया, उसको अगर आपको मेंटेन करना है तो उसमें आप कुछ केमिकल ऐड करो, जो केमिकल ऐड करके आप उसके पीएच को मेंटेन कर रहे हो, उसी को आप बोलोगे बफर, उसी को आप बोलोगे बफर। क्लियर है बफर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एबिलिटी ऑफ सोल्यूशन, एबिलिटी ऑफ सोल्यूशन टू रेजिस्ट लार्ज चेंज। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या, रुको एक मिनट, बता रहा हूं। देखो बफर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी, मतलब उसकी टेंडेंसी, एबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन टू रेजिस्ट लार्ज चेंज ऑफ पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या, जब हम बीमार पड़ते हैं, जैसे पकड़ लो ना, अपने को फूड पॉइजन होता है, जनरली बहुत लोगों को फूड पॉइजन होता है, पेट वेट दर्द करता है, कोई बेकार बेकार खाना वाना खा लिया तो फूड पॉइजन होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर तुम्हारा एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है ना, कोई गोली लिखता है, डॉक्टर क्या करता है, कोई गोली लिखता है, तो जैसी वो गोली अपन खाएंगे, मतलब जैसी वो मेडिसिन अपन खाते हैं, तो वो क्या करता है, एक बोलते हैं ना बहुत स्मॉल क्वांटिटी, वो एसिडिक को हटा देता है और पीएच को मेंटेन कर देता है। मतलब ऐसा सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो है ना, ऐसा सोल्यूशन जो पीएच को मेंटेन करता है, जो पीएच को मेंटेन करता है, ऐसा सोल्यूशन जो पीएच को मेंटेन करता है, उस सोल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को अपन बोलते हैं बफर सोल्यूशन। और ऐसा नहीं कि बफर सोल्यूशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी, नहीं, स्मॉल अमाउंट भी अगर होगा ना, स्मॉल अमाउंट भी अगर होगा ना, तो भी उसके पीएच को वो मेंटेन करेगा, और उसी को अपन कहते हैं बफर सोल्यूशन। बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो उसमें हल्का सा बेसिक सोल्यूशन डालो, हल्का सा बेसिक सोल्यूशन, तो जो आप बेसिक डालोगे ना, तो धीरे धीरे फिर से रिवर्स में आकर आपका पीएच मेंटेन कर देगा वो। तो वो जो आपने हल्का जो थोड़ा सा जो सोल्यूशन ऐड किया ना, वही तुम्हारा काम करेगा बफर सोल्यूशन का। अब वो बफर सोल्यूशन तुम्हारा एसिडिक हो सकता है, बफर सोल्यूशन वो तुम्हारा बेसिक हो सकता है। क्लियर है, बताओ क्लियर है।
दो टाइप के अपने बफर सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है, बेसिक बफर सोल्यूशन होता है। देखो एसिडिक बफर सोल्यूशन होता है और बेसिक बफर सोल्यूशन होता है, और जनरली एसिडिक बफर सोल्यूशन और जो बेसिक बफर सोल्यूशंस होते हैं दोनों के दोनों ना वीक होते हैं, दोनों के दोनों वीक होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, देखो एक आपका होता है, ये देखो एक एसिडिक बफर होता है और एक आपका बेसिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है। अब ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं तो अच्छे से क्लियर होगा, समझो समझो। मेरा कोई केमिकल पड़ा हुआ है, समझो ये मेरा कोई कंटेनर है, एक कंटेनर में केमिकल जो है, केमिकल उसका जो पीएच है, पीएच केमिकल का जो पीएच है वो तुम्हारा हो गया अराउंड 11.5 हो गया। अब बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक हुआ है, बताओ फटाफट। केमिकल का जो पीएच हुआ 11.5 है, एसिडिक है कि बेसिक है, जल्दी बताओ। बेसिक है, तो मतलब जो मेरा सोल्यूशन है वो मेरा बेसिक हो गया। अब अगर मैं कोई केमिकल, अगर मैं कोई फैक्ट्री में कोई कंपाउंड बनाता हूँ, फैक्ट्री में कोई कंपाउंड बनाता हूँ और उसमें से जो वेस्टेज वाटर बाहर निकलता है, अगर वो वाटर का पीएच अगर 11.5 है, मतलब वो वाटर अगर मेरा बेसिक है, तो क्या मैं उसको एनवायरनमेंट में छोड़ सकता हूँ क्या, बताओ। क्या मैं उसको एनवायरनमेंट, क्या मैं उसको गटर में छोड़ सकता हूँ क्या? गटर में छोड़ूंगा तो मेरे को पॉल्यूशन वाले तुरंत मेरी कंपनी सील कर देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, अर्थ पॉल्यूटेड होगा, अर्थ पॉल्यूटेड होगा। मुझे जो फैक्ट्री का जो केमिकल, जो मतलब वेस्ट जो लिक्विड निकलेगा ना, उसका जो पीएच है ना, वो पीएच मुझे 6.5 से लेके 7.5 तक मेंटेन करना है, 6.5 से लेके 7.5 तक मेंटेन करना है। तो इसका पीएच तो 11.5 हो गया, इसका पीएच तो आपका 11.5 हो गया। अब वो 11.5 के पीएच को मेंटेन करने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप उसमें वाटर ऐड करो, या तो आप उसमें वाटर की क्वांटिटी बढ़ाओ, वाटर की क्वांटिटी बढ़ाओ, धीरे धीरे पीएच उसका कम होते जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि वाटर बहुत ज्यादा लगेगा, उसमें क्या होगा कि वाटर बहुत ज्यादा लगेगा, तब जाके उसका पीएच कम होगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, उसके अंदर मैं एसिडिक सोल्यूशन डाल दूं, उसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन ऐड कर दूं। अभी हल्का सा भी मैं एसिडिक सोल्यूशन अगर मैं डालूंगा ना, अगर समझो वाटर मेरा 10 लीटर जा रहा है, वाटर अगर मेरा 10 लीटर जा रहा है पीएच मेंटेन करने के लिए, तो जो एसिडिक अगर रहेगा ना वो आपका 1.5 लीटर जाएगा, 1.5 लीटर जाएगा। थोड़ा भी अगर आपने एसिडिक डाला ना तो धीरे धीरे उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा, और अगर एक बार मेंटेन हो गया तो आप उसको एनवायरनमेंट में छोड़ सकते हो। और यही जो एसिडिक सोल्यूशन है ना, यही काम करता है आपका बफर, यही काम करता है आपका बफर सोल्यूशन का। क्लियर है, बताओ क्लियर है, जल्दी बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी ऐसा नहीं कि वो हमेशा तुम्हारा बेसिक ही हो, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा हमेशा बेसिक हो। कभी कभी फैक्ट्री का जो केमिकल है, फैक्ट्री का जो वेस्ट केमिकल निकल रहा है, वो अगर समझो तुम्हारा 2.5 हो गया, अब वो तो आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, तो भी आप उसको बाहर छोड़ नहीं सकते हैं। बाहर छोड़ोगे तो आपका अर्थ पॉल्यूटेड होगा, आपकी कंपनी आगे कोई सील कर देगा गवर्नमेंट वाला। तो फिर आपको आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप पानी डालो या तो आप बेसिक सोल्यूशन डालो। पानी इसके अंदर डालो तो पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाएगा, उसी के कंपैरिजन में थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा अगर आप बेसिक सोल्यूशन में ऐड कर दोगे, उसका पीएच मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है क्या? इसी को अपन बफर सोल्यूशन कहते हैं, इसी को अपन बफर सोल्यूशन कहते हैं। और जो बफर सोल्यूशन होते हैं ना, वो आपके जनरली वीक एसिड्स होते हैं और ये आपके वीक बेसिस होते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं, दोनों के दोनों वीक होते हैं, क्योंकि ज्यादा काम नहीं चाहिए अपने को, हल्का ही काम करवाना है। अब कौन से वीक है और कौन से स्ट्रांग है वो तो आपको पता ही है ना, कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रांग है वो आपको पता ही है। रिवर्सिबल वाला जितना भी रहेगा सब वीक है, रिवर्सिबल वाला जितना भी रहेगा वीक है। जैसे CH3COOH वीक हो गया, NH4OH वीक हो गया। क्लियर है, बताओ। चलो ये बफर वाला भी आपने काम कर लिया। बफर का बहुत ज्यादा यूज होता है, बफर का बहुत ज्यादा यूज होता है, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। अभी बफर के अंदर भी आपको कुछ चीजें मिलेंगी। जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंडरसन, जिसका नाम था हैंडरसन हैसलबच इक्वेशन, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब ये बहुत इजी है, ये आपको वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बताता है, कुछ ज्यादा ढूंढ करने की अपने को जरूरत नहीं है। पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एसिडिक बफर के बारे में देखेंगे, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के बारे में देखेंगे। तो एसिडिक बफर के बारे में देखने से पहले अपने को करना क्या है, अपने को एसिड का रिएक्शन तो आपको पता ही है ना, बोलो एसिड का रिएक्शन, बोलो जल्दी, HA, बोलो जल्दी। हम्म हम्म
क्लियर है, क्लियर है ये, बराबर। अब एसिड ले लिया, अब एसिड से रिलेटेड कोई एक एसिड वाला ही कोई रिलेटेड एक सॉल्ट ले लो, ये ए मतलब सॉल्ट है उसका, तो मैं उसमें एक सॉल्ट डाल देता हूँ। ये ऐसे जनरली इसका यूज नहीं है, तो भी मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। बी प्लस होगा और साथ में यहाँ पे ए माइनस होगा, क्योंकि उसके साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए, जल्दी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के ए। मैं लिख सकता हूँ एच प्लस, बोलो फटाफट। हाँ, अपॉन क्या रहेगा, अपॉन इधर हो गया एच है। इतना क्लियर है सबको। अभी देखो ये है ना, ये अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड है, और ये क्या है, ये आपका आयोनाइज्ड है। ये तो आपको पता चला ना, ये आयोनाइज्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, मैं अगर मैं बोलूँ एच ए का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ए, एच ए का वैल्यू बताओ फटाफट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच ए। ए माइनस अपॉन के ए हो जाएगा, कि ए हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एच ए यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, एच ए यहाँ पे ले रहा हूँ, और ये जो है आपका ए माइनस को मैं नीचे ले रहा हूँ, और इंटू के ए जो पड़ा है उसको मैं यहीं पे रख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसा, एच प्लस, चलेगा क्या, बताओ लिख सकता हूँ मैं, बताओ मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना मैं ये। अब यहाँ पे जो एच ए है, यहाँ पे जो एच ए है, एच ए का मतलब, एच ए का मतलब तो आपको पता है ना, एच ए मतलब अपना एसिड है, ये तो आपको पता है ना, एच ए मतलब एसिड लिया था हमने, वीक एसिड। और जो ए जो है ना, ए माइनस, उसका मतलब होता है सॉल्ट, क्योंकि टूट गया है तो वो आयन दे रहा है, मतलब वो सॉल्ट हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ करने की ज्यादा अपने को जरूरत है नहीं, अपने को बस ये पूरा फैक्टर है ना, पूरा फैक्टर, उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ, पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इसका लॉग ले लेते हैं, पहले इसका लॉग लेते हैं, तो आपको और अच्छी तरीके से समझेगा ये। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग लॉग, लॉग, अरे यार मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड। चलो बोलो फटाफट, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग अंडर ब्रैकेट के ए अपॉन इंटू एच ए अपॉन ए माइनस, चलेगा क्या, इतना बताओ, इतना क्लियर है आपको, जल्दी बताओ क्लियर है इतना। अभी ये जब लॉग ले लिया, फिर मैं इसको लॉग ले लिया, तो मैं लॉग का ये तो इधर ही रहेगा, इसके ब्रैकेट को खोलो, इसके ब्रैकेट को खोलो, बोलो क्या आएगा, लॉग ऑफ के ए, बराबर है ना, लॉग ऑफ के ए प्लस लॉग, बोलो एक मिनट, ये कहाँ गया अपना, ये हो जाएगा अपना एच ए अपॉन ए, बराबर है, ए माइनस, उसके बाद मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको माइनस ऑफ लॉग, लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, चलेगा क्या, बताओ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ के ए, बराबर है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच ए, एच लॉग ऑफ एच ए अपॉन ए माइनस, कर सकता हूँ क्या, पहले बताओ, लिख सकता हूँ मैं ऐसा, इतना सबको समझ में आया क्या, पहले बताओ जल्दी। अभी उसके बाद तो आपको माइनस की तो वैल्यू आपको पता है ना, वो लॉग, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस को पी एच बोलते हैं, पता है कि नहीं। हाँ, तो बस इसके बाद फाइनल इक्वेशन जब यहाँ से आपको निकालेंगे, सोहम समझ में आ रहा है, सोहम गायब हो गया। तो ये हो जाएगा अपना पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच ए अपॉन ए माइनस, चलेगा क्या, बोलो लिख सकता हूँ मैं ऐसा, बोलो जल्दी, लिख सकता हूँ, therefore pH is equal to pKa plus log of A minus अपॉन H प्लस एच ए, लिख सकता हूँ क्या, बोलो, चल लिख सकता हूँ मैं, बोलो, प्लस कैसे आया पता चला हर्ष, इंटरचेंज किया, इंटरचेंज, therefore फाइनल फॉर्मूला में लिख सकता हूँ pH is nothing but is equal to pKa प्लस log of A मतलब सॉल्ट और एच ए मतलब एसिड, ये हो गया फॉर्मूला।
हर्ष समझ में आया? हर्ष, सोहम गायब हो गया क्या फिर से? चलो ये हो गया। अब आप इसी का अपन बेस भी कर लेते हैं, इसी का अगर आपको चाहिए तो अपन एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, बेस वाला भी कर लेते हैं, बेसिक बफर सोल्यूशन का, बेसिक बफर सोल्यूशन। चलो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बेसिक का एग्जांपल क्या है, बोलो जल्दी। BOH, बोलते जाओ मेरे साथ, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? B प्लस, हाँ, OH माइनस। अब इसका इससे रिलेटेड एक सॉल्ट बताओ, इससे रिलेटेड एक सॉल्ट बताओ। उठाना अपना BA, नीचे किया था ना BA सॉल्ट। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? B प्लस और A माइनस मिलेगा ना। KB का वैल्यू बताओ फटाफट, KB का वैल्यू बोलो जल्दी, KB का वैल्यू। B प्लस, बोलते जाओ, OH माइनस अपॉन BOH। समझ रहा है सबको? अभी KB का वैल्यू मिल गया अपने को। अभी KB में अगर मैं यहाँ पे अगर मैं OH को बाहर निकालूं, OH को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, फॉर्मूला बोलो फटाफट क्या आएगा? OH को बाहर निकालो तो KB इंटू BOH अपॉन B प्लस, चलेगा? बताओ चलेगा? मैंने B प्लस को बाहर निकला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, B वाला नीचे चला गया, B प्लस नीचे चला गया। अभी ये हो गया। अभी अपने को करना क्या है? माइनस लॉग लेना सब जगह पे, तो ये मतलब माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस होगा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB ब्रैकेट में माइनस ऑफ लॉग ऑफ, बोलो जल्दी, BOH अपॉन क्या था? B प्लस। अभी इसका वैल्यू तो आपको पता है ना, देयरफॉर इसका वैल्यू बोलो फटाफट क्या आएगा? इसका वैल्यू POH हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ PKB माइनस ऑफ लॉग ऑफ BOH मतलब क्या है? बेस, और नीचे है उसका सॉल्ट, नीचे है उसका सॉल्ट। इससे मैं फाइनल फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ PKB, माइनस हट जाएगा ना, माइनस नहीं होगा, माइनस हट जाएगा ना, हाँ, तो ये PKB और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस। समझा? समझा सबको? फाइनल फॉर्मूला समझा? बोलो जल्दी, हर्ष, हर्ष, आर्यन और अपना सोहम सर। चलो अब इसके बाद दो ही कॉन्सेप्ट अपना बचा है, वो भी आप एक बार देख लो। चैप्टर बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका पहले एप्लीकेशन आप देख लो, बफर से एप्लीकेशन एक काम करना, आप लोग पढ़ना, एप्लीकेशन आपको पढ़वाऊंगा मैं। अभी दो चीज़ आप देख लो, एक है अपने पास सॉलिबिलिटी। पहले तो बताओ सॉलिबिलिटी का मतलब होता है क्या है? सॉलिबिलिटी का मतलब होता है क्या है, बताओ जल्दी बताओ, किसी को पता सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है? डिजोल्व इन वाटर वो तो नॉर्मल है ना, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है? सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है बताओ? amount of solute dissolve in per unit of water, per unit volume of solvent। समझ में आया ना? 1 लीटर में आप कितना डिसॉल्व कर रहे हो, 1 लीटर में आप कितना डिसॉल्व कर रहे हो, उसी को अपन कहते हैं सॉलिबिलिटी। अब यहाँ से दो चीज़ें के बारे में आपको पता रहना चाहिए। एक चीज़ है जिसको अपन कहते हैं सॉलिबिलिटी, इक्विलिब्रिया कहते हैं, और एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी कोई नॉर्मल सा रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। जैसे अगर मैं बोलूं आपको, मेरे पास एक रिएक्शन है, ए पकड़ लो, ये दे रहा है XA दे रहा है, एक मिनट को इसको कट कर लेते हैं, कोई दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं। हाँ, ये मुझे दे रहा है, यहाँ पे पकड़ लो AB दे रहा है, इसको मैंने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये मुझे दे रहा है A+1 दे रहा है, और इसके साथ ये B-1 दे रहा है, B-1 दे रहा है।
अब मुझे बोल रहा है कि आप इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिख के बताओ, तो आपको पता है ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टिंग में क्या था, के का वैल्यू बताओ फटाफट क्या रहेगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, अपॉन ए बी बराबर है। अब आप मुझे बताओ किसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट होगी कि नीचे की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बताओ जल्दी। ये ऊपर नहीं, ऊपर का तो वैल्यू आयन है तो कम ज्यादा होगा, ये आपका अनआयोनाइज्ड है, आयोनाइज्ड है। तो अगर अनआयोनाइज्ड होगा तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होगी। तो हमेशा याद रखना, जो भी कभी भी दिमाग में रखना, या तो वो आपका अनआयोनाइज्ड वाला कोई भी फैक्टर होगा, अनआयोनाइज्ड वाला, उसका जो वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू वो हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब पकड़ लो यूनिटी होगा, मतलब वन होगा, हटा दो। तो यहाँ से जो की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी a+1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी b-1 हो जाएगी, बस। तो ये जो निकल गया, दिस इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया, दिस इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रिया, अरे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसको अपन बोलते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, नहीं गलत बोल रहा हूँ। ये KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, देखो ये है ना, ये आपने निकाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी अपने को करना है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, अब उसका भी मैं आपको एक बता देता हूँ। एक रिएक्शन है मेरे पास, रिएक्शन है मेरा बी, कोई एक रिएक्शन देखने दो पहले, तो इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखना तो समझेगा, नहीं तो समझेगा ही नहीं है। मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था। AgCl है, इसको तोड़ो आप लोग, बोलो फटाफट क्या आएगा, बोलो फटाफट। Ag+1 आएगा। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है बताओ फटाफट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ए भी 1 है, क्लियर है। तो अगर अपने को बोलेगा यहाँ ये जो है ना कोएफिशिएंट, ये हो गया आपका x का वैल्यू, और ये जो वैल्यू हो गया वो हो गया y का वैल्यू। तो जो KSP जो होता है ना, KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x⁻x y⁻y s⁻x+y, ये सॉलिबिलिटी होता है, ये सॉलिबिलिटी होता है। चलो बोलो फटाफट क्या आएगा, KSP बताओ कितना आएगा इसका, बोलो फटाफट। 1:1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना और y की वैल्यू 1 है, 1:1, बोलो फटाफट। s⁻1+1+1 मतलब क्या हो जाएगा, s⁻2, बराबर ना, क्लियर है। एक और करते हैं, एक और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। किधर गया, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं इस बार। चलो अभी एक दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, AlCl3 है, कोई तोड़ के मुझे बताओ फटाफट क्या आएगा, बोलो जल्दी, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। Al+3 प्लस बताओ 3Cl-1, ये बराबर हो गया ना। फटाफट बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, बताओ x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 1 हो गया, और इसके आगे 3 है, मतलब ये आपका 3 हो गया। चलो फॉर्मूला बताओ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, KSP का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी। x⁻x y⁻y s⁻x+y, चलो बोलो फटाफट, बोलो जल्दी। 1:1, हाँ 3:3 s⁻1+1+3, अभी कितना आ गया ये बताओ, s⁻4। क्लियर है सबका, बताओ किसी को डाउट है। सोहम 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 नहीं ना, एक और कर लेते हैं ना, एक और कर लेते हैं थोड़ा सा, और एक देखता हूँ मैं कोई डिफिकल्ट एग्जाम्पल अपने को मिल रहा है क्या। एक मिनट रुक, कोई डिफिकल्ट तो नहीं दिख रहा है। चलो ये वाला ही कर लेता ना, Ag2CrO4, चलो बोलो फटाफट, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, Ag+1 मिलेगा, +1 है, और साथ में अपना CrO4-2 है। चलो बोलो फटाफट क्या रहेगा, इसके आगे 2 आएगा ना, क्योंकि Ag के आगे 2 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना आ गया 2, और y का वैल्यू कितना हो गया 1, बराबर है ना 1। चलो बोलो फटाफट क्या रहेगा फॉर्मूला, KSP का वैल्यू बोलो। 2:2 1:1 s⁻2+1 इज इक्वल टू 4 s⁻3, बस। क्लियर है ना,
चलो अभी लास्ट टॉपिक है इसका कॉमन आयन इफेक्ट। लास्ट टॉपिक है इसका कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी आप देख लो फटाफट। अभी तक कुछ डाउट था किसी को? बताओ, अभी तक किसी को कुछ डाउट था क्या? यही चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट। चलो ये कर लेते हैं कॉमन आयन। कॉमन आयन का मतलब क्या होता है कि कॉमन आयन में जैसे उसका एसिड हो गया या तो उसका सॉल्ट हो गया, दोनों के अंदर जो आयंस होंगे ना वो कॉमन होने चाहिए। देखो, द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट दैट आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक में कुछ भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट is present of the strong electrolyte containing an ion of common to weak electrolyte। अब इसका मतलब मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे ये क्या कह रहा है, वीक एसिड है एंड इट्स सॉल्ट, ध्यान देते रहना। अब वीक एसिड का मतलब मेरे पास एक दे रहा है CH3COH आ रहा है। अब इसके साथ इसका सॉल्ट दे रहा है, उसका जो सॉल्ट है वो देख लो CH3CONA दे रहा है। अब ऊपर वाले को तोड़ो जल्दी, ऊपर वाले को तोड़ो, बोलो फटाफट क्या आएगा? CH3 माइनस प्लस साथ में क्या आएगा? H+1 आएगा। अब नीचे वाले को तोड़ो, नीचे वाले को, ये तो -1 होगा, प्लस साथ में क्या आएगा? Na+1 आएगा। देखो ये और यहाँ पे कॉमन चीज आई क्या? नहीं दिख रहा है क्या? दोनों में कॉमन चीज है, तो इसी को अपन कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसी को अपन कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें क्या होता है ना, ये जो ऊपर वाला जो होता है ना, ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है, ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है, और जो नीचे वाला होता है ना, ये आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो बस यही है, और ज्यादा नहीं है। और एक एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं एक बेस का भी कर लेते हैं। वीक बेस है एंड इट्स सॉल्ट। चलो बताओ तुम लोग क्या एग्जांपल आएगा? वीक बेस का एग्जांपल बताओ फटाफट क्या आएगा? NH4OH है और उसका सॉल्ट NH4Cl हो सकता है। चलो बोलो फटाफट, तोड़ो इसको, बोलो फटाफट क्या आएगा? पार्शियल डिसोसिएशन। इसको तोड़ो, बोलो फटाफट। देखो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। देखो दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन। ठीक है, लास्ट टॉपिक था इसमें, इसके बाद कुछ देखने तो कुछ है क्या? नहीं, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका चैप्टर खत्म हुआ। ये न्यूमेरिकल है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल